सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैथोड रे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। कैथोड रे आपको बताया था इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैथोड से लेके एनोड की तरफ चलेगा। E/m रेशियो उसका कांस्टेंट होता है क्योंकि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका मास और चार्ज दोनों फिक्स वैल्यू है। आप कौन सा इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं और कौन सी गैस यूज कर रहे हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, इसके ऊपर इसका E/m रेशियो इंडिपेंडेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया था जे थॉमसन ने E/m रेशियो निकाला था। आर ए मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला था। फैराडे ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया हुआ था। तो इससे हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन और बाद में अवोगाद्रोस नंबर को वेरीफाई कर लिया था। इतनी बात हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके हैं। अभी अगले प्रोसेस में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे राइट डाउन एनोड रे, या इसी को कैनॉल रे भी बोलते हैं। तो एनोड रे ऑब्लिक कैनॉल रे is beam of positively charged gaseous ions. Anode ray oblique canal ray is the beam of positively charged gaseous ion. अब अगर पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन है, तो जैसे मान लो हमारे पास कोई गैस G है, तो ये Gn+ में कन्वर्ट हुआ और n इलेक्ट्रॉन एक्सपेल हुए, तो जो G+ है इसकी जो बीम बनेगी उसको हम लोग एनोड रे बोलते हैं। बीम को हम लोग एनोड रे या कैनॉल रे बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें चार्ज तो ठीक है, चार्ज के बारे में तो नहीं कह सकते, बट मास इसका वेरी कर जाएगा क्योंकि आप कौन सी गैस लोगे उसका एटॉमिक मास, उसका मास नंबर तो अलग अलग आएगा। तो इसका जो E/m रेशियो है वो गैस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ये पॉइंट अलग से लिख लीजिए नीचे। हेंस E/m रेशियो, So please repeat. कैनॉल रे depends on the gas used in the experiment. कैनॉल रे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। अगर पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है तो आप समझ सकते हैं कि उसके मास जो है डिफरेंट होगा। जैसे ऑक्सीजन गैस है तो O2 का मास अलग होगा, हाइड्रोजन गैस है तो H2 का मास अलग होगा, Cl2 गैस है तो Cl2 का मास अलग होगा। इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होते हैं बट न्यूक्लियस तो सबके अलग अलग आएंगे ना। तो जो E/m रेशियो होगा वो कैनॉल रे का क्या करेगा, डिपेंड करेगा गैसेस के ऊपर। So E/m रेशियो ऑफ कैनॉल रे डिपेंड्स ऑन गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। So hence E/m ratio of canal ray depends on the gas used in the experiment. ये पॉइंट समझ आया? जो एनोड रे था, जो कैथोड रे था वो इलेक्ट्रॉन की बीम थी, तो हर सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन की बीम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मास और चार्ज फिक्स होगा, इसलिए E/m रेशियो कांस्टेंट आ रहा था। लेकिन कैथोड रे जो है वो बीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन है, क्योंकि ट्यूब के अंदर जो गैस है वो आयनाइज कर रही है, तो उससे इलेक्ट्रॉन अलग बन रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन अलग बन रहे हैं। अब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसका मास और चार्ज कुछ भी आ सकता है रैंडम, तो इसलिए वो जो भी आप गैस यूज करोगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा तो उसका E/m रेशियो क्या आएगा। सर ये जो Gn+ है ये इसका चार्ज है क्या? E जो है वो मास है। हाँ, Gn+ पे n पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है सर। जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन एटम लिया, सपोज फॉर एग्जांपल से बताता हूँ, ऑक्सीजन एटम लिया तो ये O+ बना और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसने, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही हो गया, बट मास ऑफ ऑक्सीजन अलग होगा ना। हाँ सर, यस सर। आपने कौन सा सब्सटेंस लिया है, कौन सी गैस ली है जिसकी बीम बना रहे हो, वो अलग अलग हो सकती है, तो हर गैस के लिए चीज वेरी कर जाएगी, इसलिए E/m रेशियो एनोड रे का गैस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैथोड रे में इंडिपेंडेंट था, कैनॉल रे में डिपेंडेंट है। ठीक है, दो बातें समझ गए? सर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा सर वो एनोड रे या कैनाल रे होगा ना? की बात है, एनोड रे एंड कैनॉल रे सेम थिंग, ऑब्लिक लगाया इसलिए मैंने, एनोड रे ऑब्लिक कैनॉल रे सेम है, दो अलग अलग नाम है। आता है? ओके, उसका तीसरा ऑब्जर्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो मास पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास देखो लिखा है 9.1 × 10⁻³ kg,
प्रोटॉन का मास 1.672 into 10 to the power minus 27 kg और न्यूट्रॉन का मास 1.675 into 10 power minus 27 kg है। और अगर पर मोल में चेक करो तो इलेक्ट्रॉन का मास 0.55 मिलीग्राम है और प्रोटॉन का मास 1.007 ग्राम है। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में और यू कैन से इट इज नेग्लिजिबल। तो ये अगला पॉइंट लिख लेना है नीचे, थर्ड पॉइंट में लिखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल mass of electron is negligible with respect to mass of proton and neutron। एक पॉइंट, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और अगर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस में 1 ग्राम पर मोल से सॉल्व कर सकते हैं। ये पॉइंट में लिख लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलमोस्ट सेम and can be taken as 1 ग्राम पर मोल। ध्यान से देखो, हम लोग नॉर्मली जो कैलकुलेशंस करते हैं वो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक करते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 0.055 मिलीग्राम है और प्रोटॉन का मास 1.007 ग्राम है और ये 1.008 ग्राम है। तो अगर 2 प्लेस डेसिमल तक आप कैलकुलेट करोगे तो 1.00 ग्राम प्रोटॉन भी लिखोगे और 1.00 ग्राम न्यूट्रॉन भी लिखोगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेशन करते हैं, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 ग्राम पर मोल यूज किया जा सकता है। समझ आई बात यहाँ तक? और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, 0.55 मिलीग्राम है। तो अगर आपको देखो नेग्लिजिबल वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको समझ आएगा। तो जैसे हमारे पास एक प्रोटॉन का मास है 1.007 ग्राम और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास लिख रहे हैं तो 0.55 मिलीग्राम। तो अगर ग्राम में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 0.0055 ग्राम लिखेंगे। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि जो हम इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर रहे हैं वो वहां ऐड कर रहे हैं जहां हमने ऑलरेडी प्रोटॉन के मास को राउंड ऑफ कर दिया है। तो आप प्रोटॉन का मास 1.007 ग्राम लिख रहे हो, उसका मतलब आगे की जो वैल्यू उसको राउंड ऑफ कर दिया ना आपने। तो प्रोटॉन में जितनी आप एरर कर रहे हो उतना मास इलेक्ट्रॉन का टोटल है। तो इसलिए अब इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास में कभी ऐड करें या ना करें उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? तो हम लोगों ने एरर वाला प्रोसेस या सिग्निफिकेंट फिगर के टाइम पे चीज सिखाई थी आपको कि जिस प्लेस को हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन में उसमें जो लास्ट स्टेप होता है वो राउंडेड ऑफ वैल्यू होती है। तो अगर हम 1.007 ग्राम लिख रहे हैं इसका मतलब आगे वाली वैल्यू को हमने राउंड ऑफ कर दिया है, जबकि इलेक्ट्रॉन के मास की स्टार्टिंग ही वहीं से हो रही है, पहले 3 प्लेस तो उसमें 0 ही है। तो जहां प्रोटॉन का मास आप राउंड ऑफ कर रहे हो उतना टोटल इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होगा, राउंड ऑफ में चला गया। तो आप उसे ऐड करो या ना करो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। उसके इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। और दूसरी बात जो मैंने बताई वो ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। So mass of proton and neutron is almost same. So mass of proton and neutron are almost same and can be taken as 1 gram per mole. ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखिए द स्मॉलेस्ट चार्ज in the nature, the smallest charge in nature is the charge of the electron. The smallest charge in nature is the charge of electron. एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में देखो any charge that exists in nature
charge that exists in nature is integral multiple of charge of electron और इसी को टेक्निकल टर्म में बोलते हैं दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. Quantization of charge. That is charge is quantized. इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप देखो जरा. That is charge is quantized. So smallest charge in nature is charge of electron. Any charge that exists in nature is integral multiple of charge of electron. That is charge is quantized. ये point important है तो याद रखना है. तो इसका मतलब नेचर में अगर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा, भी क्वांटाइज का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, पहले आप मैथमेटिकल मतलब समझो. तो नेचर में अगर कोई भी चार्ज क्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. कोई भी चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करेगा वो इससे निकालेंगे. एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर. और ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. माइक ऑन हुई. हाँ बेटा. So this is charge is quantized. मैंने आप इसका सर एक बार क्वांटाइज्ड का मतलब अभी समझा रहे बेटा. क्वांटाइज बहुत टेक्निकल टर्म है, क्यों परेशान हो. पहले जो बेसिक बात सिखा रहे हैं, सवाल करना वो तो सीख लो. आगे थोड़ी जा रहे हैं, बता रहे हैं, बट पेशेंस तो रखो बात पे. और मालूम है क्वांटाइज में समझाना है. पहले जो बात बताई वो तो सीख लो जिसमें सवाल आएगा कि अगर हमारे पास नेचर में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. ये बात पहले याद रखनी है, जरूरी. अब इसी चीज को हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड. अब क्वांटाइज का क्या मतलब होता है मैं आपको 1 मिनट बाद समझाता हूँ. पहले बेसिक बात सीख लो कि नेचर में इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता. पहला पॉइंट, मतलब कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा. एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट, नेचर में जितने भी चार्ज एग्जिस्ट करेंगे वो सब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. तो पहले इसको क्वेश्चन के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं. तो मैंने लिखा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस by a current of 1 ampere 60 second is, और आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है. तो आप लोगों ने फिजिक्स में इतनी चीज तो सीखी होगी कि जो चार्ज होता है Q, उसको हम लोग करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं. Yes sir. तो मालूम है ना सबको. करंट I होता है और टाइम T अगर हम सेकेंड्स में प्लेस कर दें तो ये काम बन जाएगा आपको. चार्ज आप कूलम यूनिट में रखेंगे, करंट एम्पियर में रखते हैं और टाइम सेकेंड्स में प्लेस करते हैं. Q इक्वल टू I into T से आप चार्ज निकाल सकते हो. इस क्वेश्चन में देखो उसने करंट 1 एम्पियर 60 सेकंड के लिए पास कर लिया तो चार्ज आ गया 1 into 60 कूलम. इससे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा, बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड. ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. Sir, 3.75 into 10 to the power 20 minus 20 sorry 20 आ जाएगा. ठीक है ना. ये 3.75 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन. 20. तो इसका मतलब कैथोड पे 3.75 into 10.20 इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर हो रहा है. ये पॉइंट समझ आया सबसे पहले आपने. So next question लिखना है how many of the following charge may exist in nature. पहला ऑप्शन है 8 into 10 power minus 20 कूलम.
दूसरा ऑप्शन है 6.4 into 10 power 19 कूलम और थर्ड ऑप्शन है 2.4 into 10 power 19। पहला Sir, दूसरा sir, होगा सर। first and second can, but C cannot. पहला नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा ना? पहला Sir, नहीं होगा, यस दूसरा नहीं होगा। होगा। नहीं पहला वाला, हाँ पहला होगा वाला भी सर। कैसे होगा? सिर्फ दूसरा होगा। पहला वाला कैसे होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन नहीं का होगा। आधा हो गया ना? यस सर। फर्स्ट वाला चार्ज अगर लिखेंगे तो दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो मतलब सीधा सीधा। सिर्फ दूसरा ही n की रहेगा। वैल्यू निकालेंगे तो 8 into 10 power minus 20 by 1.6 into 10 power minus 19 कितना आ जाएगा? बंदर देखो बंदर। 5 आएगा सर। 5 नहीं आएगा। Sir, hello. 0.5 आएगा। हाँ सर 0.5 आएगा, सर, 5 की नहीं, पावर माइनस हाँ, 1 सर। नहीं एडजस्ट करेगा। Sir, only B. ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गया ना? Yes, sir. वोंट एग्जिस्ट। और सिंपल लॉजिक है, ये 1.6 into 10 power 19 से छोटा चार्ज है ना, कॉमन सेंस से सोचो। इलेक्ट्रॉन से कम का चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, समझ गए ना? अब ऐसे अगला पार्ट चेक करो, बी वाले पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो तो 6.4 into 10 power minus 19 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 power minus 19 के 4 इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएगा। ये एग्जिस्ट करेगा। Yes, sir. वैसे तीसरा पार्ट चेक करोगे it is 2.4 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 power minus 19, ये 1.5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ये भी 1.5. एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, समझ गया बात को? Yes, sir. तो नेचर में केवल वही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल होंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन का आधा चार्ज या उससे हाफ भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ तक की बात समझ गए? अब आपको अगली बात समझनी है, दैट इज क्वांटाइजेशन। तो देखो क्वांटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझना है, साइंटिफिक टर्म है और आगे बहुत बार आएगा, इसलिए आपको एक बार मैं समझा रहा हूँ। पहले आप यहाँ तक की सारी बातें समझ गए ना सारे लोग? अभी तक कुछ डिफिकल्टी हो तो बताओ। No, sir. नो सर। तो मैंने एक काम बताया आपको, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी अगर एक गिवन क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो हम लोग इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक है, अभी मैं और एलैबोरेट करके समझाता हूँ। तो हमारे देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट और एक होता है डिस्क्रीट मेजरमेंट। एक होता है कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट और एक होता है डिस्क्रीट मेजरमेंट। कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट का मतलब होता है कि आप जितना चाहो उतना एग्जैक्ट वेट निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो आप मार्केट में शुगर परचेज करने गए और अपने आप से उस पर्सन से बोला कि मुझे ऐसा करो 1 kg शुगर दे दो, 1 kg का वेट अप्लाई करो और आपको 1 kg शुगर पे करके दे दी। फिर आपका थोड़ी देर बाद मूड बदला और आपने बोला नहीं ऐसा करो कि मुझे 1.5 kg शुगर दे दो, तो कुछ नहीं करेगा, 1/2 kg का वेट और रखेगा और आपको 1.5 kg शुगर दे देगा। ये यहाँ तक बात समझ गई? इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि हमने उससे बोला 1 kg शुगर दो तो उसने 1 kg का वेट अप्लाई करा और आपको 1 kg शुगर दे दी। आपने बोला 1.5 kg दे दो तो उसने 1.5 kg का वेट रखा और आपको शुगर दे दी। तो ये क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट हुआ। आप जितना वेट उससे बोलोगे वो एग्जैक्टली उतना वेट लेफ्ट साइड पे पेन पे अप्लाई करके आपको वे करके दे देगा। दिस इज कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट। लेकिन अब आप सपोज करो टूथपेस्ट खरीदने गए और टूथपेस्ट खरीदने का और आपने बोला कि मुझे ऐसा करो 100 ग्राम टूथपेस्ट दे दो, तो अब वो क्या करेगा शॉप वाला कि अपने शॉप में देखेगा तो बोलेगा भाई देखो हमारे पास क्या है कि 100 ग्राम का ट्यूब नहीं है, 75 ग्राम का है और 50 ग्राम का है या 200 ग्राम का है, जो भी उस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो वो आपसे बोलेगा दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम 75 ग्राम ले चले जाओ, ज्यादा चाहिए तो 2 ट्यूब ले लो तो 150 ग्राम लेके जाओ, और कम चाहिए तो 50 ग्राम लेके जाओ। बट वो ऐसा नहीं कर सकता कि बोलेगे 75 ग्राम की एक ट्यूब ले लो और दूसरी ट्यूब को खोल के आपको 25 ग्राम अलग से वेट करके दे दे। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मेजरमेंट। मतलब जो टूथपेस्ट आ रहा है वो ट्यूब की इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ रहा है,
राइट? तो आप जितना भी टूथपेस्ट चाहते हैं वो ट्यूब्स के मल्टीपल में देगा। ट्यूब का साइज कितना होगा ये कंपनी डिसाइड करती है। समझ में आ रही बात? नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो 100 ग्राम बना रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 100 ग्राम ट्यूब मांगोगे 100 ग्राम वापस दे देगा आपको, तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वो उस ट्यूब को खोल नहीं सकता। समझ आई बात? नहीं, तो उसका मतलब एक चीज जो है वो कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट में मिल रही है और दूसरी चीज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में मिल रही है, क्योंकि वो पैकेट्स के फॉर्म में है। समझ आया? तो जो फिजिकल क्वांटिटी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। समझ आया? एक मेजरमेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसमें आप जितना चाहो उतना मेजर करके ले लो, दूसरा मेजरमेंट इंटीग्रल मल्टीपल्स में है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे सपोज करो मैं अपने गार्डन में पानी लगाना है, देयर आर टू वेज। एक तो आपने क्या करा, पाइप लगाया और नल टैप ऑन कर दिया और पानी चल रहा है बढ़िया से। आपने अपना 20 मिनट तक पानी भरा और टैप बंद कर दिया। आपसे कोई पूछे कितने लीटर पानी दिया, आपको नहीं पता क्योंकि आपने तो ऑन कर दिया बस। ये हुआ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई। आपने लगातार पानी सप्लाई करते रहे, दिस इज कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट। अब इसी का उल्टा आपने क्या करा, एक बाल्टी ली, आपने उसमें 10 बाल्टी पानी डाला, तो आप क्या कर रहे हो, काउंट कर पा रहे हो। अब बाल्टी किसी की भी बड़ी छोटी हो सकती है, आप किसी आदमी की बाल्टी बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, किसी की बहुत छोटी हो सकती है, तो बाल्टी का मेजरमेंट सबका अलग अलग हो सकता है। बट अ पर्सन कैन से हमने 10 बाल्टी पानी डाला है, तो ये क्या है, क्वांटाइज्ड मेजरमेंट है। आप समझ में आया? तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि आप कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट कर रहे हैं और क्वांटाइज का मतलब होता है डिस्क्रीट मेजरमेंट कर रहे हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो किसी एक स्मॉल क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज है, तो जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है हमेशा, तो क्वांटाइज है। समझ में? अभी आगे और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो बोलेंगे वो क्वांटाइज है, तो उसका मतलब उसमें कोई स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी जिसका इंटीग्रल मल्टीपल में वो सारी क्वांटिटी मेजर होगी। अब वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कितनी होगी ये अलग अलग केस में अलग अलग होगा। जैसे मैंने यहाँ से बोला कि बकेट का साइज सबका अलग अलग हो सकता है। समझ आया पॉइंट? तो क्वांटाइज्ड मतलब होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल्स में किया जा रहा है, वो उसका आधा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? दिस इज क्वांटाइज्ड। क्लियर है ना? तो इसका मतलब आप सिंपल से समझ लो कि जो चीज पैकेट के फॉर्म में आ रही है वो क्वांटाइज्ड है और जो ओपन फॉर्म में आ रही है वो कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट है या नॉन क्वांटाइज्ड है। आप पूछो क्या पूछ रहे थे? सर जो क्वांटाइज्ड वो मेजरमेंट है वो डिस्क्रीट मेजरमेंट है, बस ये याद करो। डिस्क्रीट है मतलब वो हमेशा इंटीग्रल, लेकिन जो फिक्स आपने स्मॉलेस्ट क्वांटिटी फिक्स कर दी एक बार, फिर वो हमेशा फिक्स रहेगी, आप बार बार बदल नहीं सकते। हाँ सर, समझ आ गया? यस सर, ओके सर। क्वांटिटी फिक्स होगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बोला चार्ज क्वांटाइज्ड है, तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब ये फिक्स्ड है, आपको ये नहीं कह सकता कि चार्ज क्वांटाइज्ड है तो अब 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्वांटाइज्ड है ना। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो चार्ज ऑफ 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक बार अगर आपने बोला कि ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है, तो हम उसका चेक करते हैं कि स्मॉलेस्ट कितना पॉसिबल है, वो पता चल गया, तो हर बार वो क्वांटिटी उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही आएगी। अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आएगी तो मतलब वैसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। अभी समझ गए? Yes, अभी sir. क्वांटाइज मतलब समझ में आया? दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज। जैसे हमारी करेंसी है वो क्वांटाइज्ड है, जैसे हमारी करेंसी जो है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे आपसे बोला किसी ने कि 1000 रुपए दो, तो आप 100 के मल्टीपल में भी दे सकते हो, 500 के मल्टीपल में दे सकते हो, बट एक लिमिट है ना, उसके बाद उससे छोटी क्वांटिटी नहीं अवेलेबल। जैसे हमारा जो सबसे छोटी करेंसी वो 1 रुपी है। अब 1 रुपी से कम का ट्रांजेक्शन करना है तो करेंसी में नहीं हो सकता, पेपर पे आप लिख लो खूब, पॉइंट समझ में आया? उसके बाद आपको राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा। आप मैथमेटिकली सब लिख सकते हो, बट जब ट्रांसफर करना होगा या ट्रांजेक्शन करना होगा तो हमारे पास स्मॉलेस्ट करेंसी कितनी है, 1 रुपी, तो आपको ट्रांजेक्शन 1 रुपी के मल्टीपल में ही करना पड़ेगा। या जैसे एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन ट्रांजेक्शन किसमें करती है, 500 रुपए में, या अलग अलग मशीन की अलग अलग कैपेसिटी है। तो सपोज करो कोई एटीएम मशीन है जो 500 रुपए में ट्रांजेक्शन करती है, तो उसमें अगर आप बोलोगे मुझे 230 रुपए दे दो, तो एटीएम मशीन मना कर देती है कि 230 रुपए नहीं मिल पाएंगे, पुट द मल्टीपल ऑफ 500। या कोई एटीएम मशीन होती है जो 100 के मल्टीपल में चलती है, तो वो बोलती है पुट योर करेंसी इन द मल्टीपल ऑफ 100। समझ आया? तो वहां करेंसी उस मल्टीपल में क्वांटाइज्ड है।
तब आप उससे नहीं कह सकते कि 230 रुपए क्यों नहीं दोगे, वो नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी मशीनरी ऐसे सेट करी गई है कि वो 100 के मल्टीपल में या 500 के मल्टीपल में देगी। तो वो दोनों मशीन के अलग अलग सर उसमें क्वांटाइजेशन हो गया। फिक्स मोड एक मशीन 100 के लिए क्वांटाइज है और एक मशीन 500 के लिए क्वांटाइज है। समझ आया कुछ? उसमें फिक्स अमाउंट डाली गई है ना सर, मतलब ये 500 के सर ये क्वांटाइज मतलब ये फिक्स है, मतलब इससे ना कम हाँ, नहीं है। 500 पे अगर क्वांटाइज है मशीन तो इसका मतलब हुआ वो आप 500 के मल्टीपल में कितने भी पैसे मांग लो वो सब दे देगी। 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ये मिलेगा आपको। बट आप बोलो 3200 रुपए चाहिए तो मना कर देंगे, तो वो आपको कुछ भी नहीं देगी। ऐसा नहीं कहेगी कि 3000 ले लो 200 बाद में देंगे ना, वो मल्टीपल ऑफ 500 में अप्लाई करोगे तो वर्क करेगी। दूसरी मशीन है जिसमें उसका क्वांटाइजेशन सपोज करो 100 रुपए पे सेट कर दिया, तो 100 के मल्टीपल में आप जितना मांगोगे वो दे देंगे। समझ आया? तो वो जो फिक्स क्वांटिटी है ना वो फिक्स कर दी गई है। वो फिक्स कर देना हमारी चॉइस होती है जनरल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में। बट साइंस के अंदर वो फिक्स्ड है, साइंस के अंदर वो क्वांटाइज वैल्यू भी फिक्स है। जैसे यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज है तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में क्वांटाइज है। तो जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटी साइंस में मेजर करेंगे तो उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी भी फिक्स है। नंबर आप अपनी मन से चॉइस चूज कर सकते हो। आपको जितना भी चार्ज चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लो। आपको जितना ज्यादा, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल करा जिसमें हमें चार्ज करंट 60 कूलम चार्ज चाहिए था, तो देखो 3.75 into 10 पावर 20 इलेक्ट्रॉन ले लो, काम बन जाएगा। तो आप नंबर कितना भी ले सकते हो, नंबर की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप उसको उसका पार्ट नहीं कर सकते। जैसे 8 into 10 पावर -20 कूलम चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा नहीं एग्जिस्ट करता। 2.4 into 10 पावर -19 कूलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा, फिर 0.5 कहां से लाएंगे? समझ आ गई बात? तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है that physical quantity is always integral multiple of a given quantity. गिवन क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। तो अभी जैसे चार्ज क्वांटाइज किया है तो चार्ज क्वांटाइज में उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ऐसे आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जब आप क्वांटाइज करेंगे, तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्वांटाइज करते चले जाओगे उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइन करेंगे और वो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा उस स्मॉलेस्ट यूनिट के मल्टीपल में ही आएगी। समझ गए क्वांटाइजेशन मतलब? सर जैसे हम लोगों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब सर क्वांटाइज है ना सर 1.6 into 10⁻19 सर, इससे कम नहीं हो सकता। यस। तो चार्ज जब भी क्वांटाइज होगा तो उसका मतलब उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो 1.6 into 10⁻19 कूलम होगा। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। सिंपल। समझ आया बात? तो क्वांटाइज मतलब कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो पैकेट्स के फॉर्म में है, उसकी स्मॉलेस्ट पैकेट आप कितनी भी ले सकते हो, जितने पैकेट चाहिए उतने काउंट करो। यू कांट ओपन इट, दैट इज नॉट अलाउड। कॉन्टिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जितना चाहो उतना लेना। समझ गए क्वांटाइज का मतलब? तो कोई एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होती है तो उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज होता है क्वांटाइज्ड। ठीक है, ओके, चलो आगे। चलो अब देखो कुछ नए टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको सीखने हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला टर्म लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल Z से, जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगला टर्म लिखेंगे एटॉमिक नंबर। So write down it is equal to number of protons atomic number लिखे, it is equal to number of protons, it is equal to number of protons ठीक है। और ये सबसे पहली बार ये टर्म जो था एक साइंटिस्ट थे मोजले, उन्होंने डिफाइन किया था। और मोजले को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। ये पॉइंट ऐड कर लो, ये भी पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तब इसका डिटेल आएगा, ये अभी इस चैप्टर में भी आपको बताऊंगा। तो देखो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट वाज डिफाइंड बाय मोजले, हेनरी मोजले। it was defined from Moseley's law.
मोज़ले वाज साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज को सबसे पहली बार बताया था। इसके पहले तक हमें ऐसा लगता था कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास नंबर है वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मोज़ले वाज अ Yes, sir. पर्सन जिसने ये चीज क्लैरिफाई करी कि नहीं, मास नंबर नहीं इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर इंपॉर्टेंट है। Atomic किसी भी एलिमेंट को हम लोग उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। तो एटॉमिक नंबर जो Z होता है ये इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, प्रोटॉन। बता रहे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखेंगे। तो एटॉमिक नंबर जो है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट वाज डिफाइंड फ्रॉम मोज़लेस लॉ। अगर मोज़ले के बारे में आपको थोड़ा समझना है तो मोज़ले हमारे फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। मतलब जितनी भी मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सब एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है और ये चीज मोज़ले ने बताई थी। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में बात पढ़ाएंगे जब इनका लॉ बताएंगे। अभी एक टर्म लिखा आपने एटॉमिक नंबर, अब दूसरा नंबर लिखो यहीं पे, इसको बोलते हैं मास नंबर। इसको number रिप्रेजेंट of करते हैं protons कैपिटल and ए से। neutrons. तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Neutrons. is equal to sum of number of proton and neutron। ठीक है, इसके बाद टर्म लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सर नंबर ऑफ मतलब न्यूट्रॉन्स तो बाद में डिस्कवर हुए थे, तो हम लोगों को ये कैसे पता चल गया कि इसका ये मास नंबर है? मास नंबर अलग तरीके से निकालते थे। ये सर हमने जो मास नंबर निकाला था वो कैसे निकाला था, कार्बन 12 के इंटीग्रल मल्टीपल से निकाला था। कार्बन 12 से कितने गुना भारी है याद है, एटॉमिक मास यूनिट। यस सर। हम पहले काउंटिंग करते नहीं थे, काउंटिंग तो अभी का प्रोसेस है। सर तो हम सब मतलब जानते हैं पहले ना तो उसके। डेसिमल्स में आता होगा हाँ मास। सर जैसे आप- एटॉमिक नंबर है हाँ, वो डिफाइन किया गया मोस्टली लॉ से। सर मास नंबर किसी ने डिफाइन किया था? मास नंबर हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली टर्म में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करते हैं। एक्चुअली मास नंबर में कुछ स्पेशल नहीं थी, हम लोग मास नंबर को तो फंडामेंटल मान के ही चल रहे थे। साइंस जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहां से लोगों को लगता था सब्सटेंस का मास नंबर उसकी प्रॉपर्टी है। जब चेंज करा तो इम्पोर्टेंस बदली। अगर ऐसे समझना है तो मास नंबर के बारे में जो मेंडलीव थे उन्होंने स्टडी करनी शुरू की। मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक लॉ बनाया था यस वो सर। मास नंबर से डिफाइन यस किया। सर। ओके सर। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वाज डिपेंडेंट ऑन मास नंबर। तो अगला टर्म लिख रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो अगर हम कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको जैसे हमने सिंबल दिया है कैपिटल ई, तो उसके सबस्क्रिप्ट में Z लिखते हैं और सुपरस्क्रिप्ट में A लिखते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट का। तो अगर आपने कोई भी ऐसा टर्म लिख रखा है तो E जो है वो एलिमेंट है और Z और A आपको बता रखा है। तो अगर हमने कोई भी एलिमेंट ऐसे लिखा जैसे 11 सोडियम 23, तो उसका मतलब हम इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 लिखेंगे, मास नंबर 23 लिखते हैं। समझ आया? दूसरा एलिमेंट जैसे हमने लिखा Fe2656, तो ये आपका एटॉमिक नंबर इसका 26 हो गया, मास नंबर इसका 56 हो गया। ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला नंबर लिखा है वो सबस्क्रिप्ट में है और जो ऊपर नंबर लिखा है वो सुपरस्क्रिप्ट में। ये हमारे एलिमेंट के लिखने का स्टाइल है। ठीक है, अब देखो इससे अगर हम अलग अलग वैल्यूज निकालना स्टार्ट करें, रिजल्ट्स लिखना शुरू करें, तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी A माइनस Z। A मास नंबर है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन का नंबर हटा दोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। और फॉर अ न्यूट्रल एटम, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो जो चार्ज होगा वो किसके ऊपर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस इसका मतलब न्यूट्रल एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाएगा, बट ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो अगर चार्जेस सिस्टम हुए, तो अगर आयंस का सिस्टम हुआ, तो आयंस के केस में दो पॉसिबिलिटी है। एक कैटायन जो कि फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा एनायन जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ध्यान रखना है कि प्रोटॉन लॉस और गेन नहीं होता है, हमेशा लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हमारे पास दो तरह के आयन होंगे, एक कैटायन एक एनायन। कैटायन फॉर्म होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एनायन फॉर्म होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो ये Na+ बना देगा। तो Na+ के पास एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से कम होगा, तो जितने प्लस चार्ज लिखे होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे लिखे कैल्शियम है, ये कैल्शियम 2+ फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। समझ में आई बात? अब यहीं पे अगर ऑपोजिट लिखे, जैसे ब्रोमीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ब्रोमाइड आयन बना दिया, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। ऑक्सीजन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये ऑक्साइड आयन में फॉर्म हो गया, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो अगर ये सोडियम 11 है, ये कैल्शियम 20 है, ब्रोमीन 35 है, ऑक्सीजन 16 है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने शुरू करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Na+ अगर लिखेंगे तो वो 10 हो जाएंगे, एक कम। सोडियम में 11 थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इट बिकम्स 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम 2+ लिखोगे तो पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 2 लॉस हो गए, 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमाइड आयन लिखेंगे तो ब्रोमीन के पास देखो 35 इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक्स्ट्रा आ गया, 36। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्साइड आयन लिखेंगे, ऑक्सीजन के पास, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिख दिया, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, मास नंबर इज 16। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 होने चाहिए थे, 2 एक्स्ट्रा हो गए, 10। समझ में आया प्रोसेस? तो अगर कोई कैटायन या एनायन होगा तो उसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं। क्लियर? और इस चीज को जरा आप एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर लो तो आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए एलिमेंट और आयन, आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना है। सारे केसेस में आपको नंबर ऑफ, एक बार लिख के देख लीजिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56, प्रोटॉन 26, न्यूट्रॉन 30, 30 Yes, sir. 23, एप्लीकेशन 16, 32, 32, 16, 16, 18. ठीक है। जैसे लास्ट केस चेक कर लो, टेस्ट 92, 235, 35, 92, 143, 143, 143 और 92। 92. 90. ठीक है, समझ गए यहाँ तक?